नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ और हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं मई 2023 की मंथली मैगज़ीन के साथ। तो मई 2023 में हम जो समझ रहे हैं वो हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, IR। पॉलिटी एंड गवर्नेंस हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। सबसे पहले हम समझेंगे पोखरण परमाणु परीक्षण के 25 वर्ष पूरे हो गए उसको। सुर्खियों में क्यों हैं? क्योंकि मई महीने में 2023 में 11 मई 2023 को पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। 11 मई 2023 को परमाणु परीक्षण की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। पोखरण 1 और पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। भारत ने 11 मई 1998 को 3 परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण के बाद स्वयं को परमाणु हथियार रखने वाला देश घोषित कर दिया। 11 मई 1998 की बात है ये, ठीक है। और उसमें परमाणु परीक्षण दूसरा परमाणु जो परीक्षण है उसकी डेट है ये, उसको 25 वर्ष हुए हैं। तो पोखरण परमाणु परीक्षण के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं 11 मई 2023 को, और हुए थे पोखरण परमाणु परीक्षण द्वितीय परमाणु परीक्षण की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। पोखरण परमाणु परीक्षण 1 और पोखरण परीक्षण 2 परमाणु परीक्षणों के बारे में जानकारी देता हूँ। सबसे पहले भारत में परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 11 मई 1998 को हुए परमाणु परीक्षण को एक विखंडन, एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस और 0.2 सब किलोटन का डिवाइस शामिल किया गया था। 11 मई को ये परमाणु परीक्षण हुआ और 13 मई 1998 को 2 और परमाणु बमों का परीक्षण किया गया। 11 मई 1998 को हुए परमाणु परीक्षण में एक विखंडन, एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस और एक 0.2 सब किलोटन का डिवाइस शामिल था। 3 परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को हुए। उसमें एक तो एक विखंडन उपकरण था, एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस थी और एक 0.2 सब किलोटन का डिवाइस था। 13 मई 1998 को 2 और परमाणु बमों का परीक्षण किया गया। इस प्रकार तकनीकी सामरिक दक्षता में अपेक्षित उपलब्धि स्तर अपेक्षित स्तर प्राप्त करने के बाद भारत ने आगे परमाणु परीक्षण नहीं करने की घोषणा की। इस ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन शक्ति था। जो 11 मई 1998 को हुए उसका ऑपरेशन शक्ति नाम था। ये भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था। जैसे मैंने बताया 11 मई 1998 से पहले परमाणु परीक्षण किया जा चुका था। पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में भारत ने किया। इस ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन शक्ति था। ये भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 मई महीने में ही किया गया था तब भी, और 1974 में 18 मई को ये परमाणु परीक्षण जो है पहला किया गया। दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई को, पहला 18 मई को, ठीक है। 1974 में पहला, दूसरा 1998 में, दोनों ही मई में किए गए। और मई 1974 में पहला और मई 1998 में दूसरा। पहला परीक्षण परमाणु परीक्षण पोखरण में ही किया गया था, पहला भी, और पहले का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। पहले का जो नाम रखा गया वो स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि 18 मई 1974 को बुद्ध जयंती के दिन ये किया गया था। परमाणु हथियार के विकास के संबंध में भारत के तर्क और उद्देश्यों का अधिकाधिक परमाणु सिद्धांत में वर्णित किया गया है। भारत के परमाणु हथियार के विकास के संबंध में भारत के तर्क और उद्देश्यों को अधिकाधिक परमाणु सिद्धांत में वर्णित किया गया है, ठीक है। परमाणु सिद्धांत यानी ऑफेंस न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में इसको वर्णित किया गया है। अब भारत का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, सबसे पहले ये समझेंगे। परमाणु सिद्धांत में ये वर्णित किया गया है कि परमाणु हथियार से संपन्न या परमाणु हथियार रखने वाला देश शांति और युद्ध के दौरान अपने परमाणु हथियारों का उपयोग कैसे करेगा, ठीक है। भारत ने पहली बार अगस्त 1999 में परमाणु सिद्धांत का ड्राफ्ट जारी किया था, ठीक है। 2003 में भारत ने अपने आधिकारिक परमाणु सिद्धांत को जारी किया था।
1999 में परमाणु सिद्धांत का ड्राफ्ट जारी किया था और 2003 में भारत ने अपने आधिकारिक परमाणु सिद्धांत को जारी किया था। 1999 में ड्राफ्ट और 2003 में आधिकारिक परमाणु सिद्धांत को जारी किया था। आधिकारिक परमाणु सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? परमाणु सिद्धांत में ये वर्णित होता है कि परमाणु हथियार से संपन्न या परमाणु हथियार रखने वाला देश शांति और युद्ध के दौरान अपने परमाणु हथियारों का उपयोग कैसे करेगा, वो परमाणु सिद्धांत उसका होता है। सबसे पहले देखते हैं 1958 भारत ने 1998 में परमाणु हथियारों का परीक्षण करने का विकल्प क्यों चुना? सबसे पहले देखिए, परमाणु हथियारों से लैस देश के रूप में चीन अक्टूबर 1964 में ही परमाणु परीक्षण कर परमाणु हथियार बन रखने वाला देश बन गया था। 1964 में, ठीक। 1990 के दशक के मध्य तक चीन 45 परमाणु परीक्षण कर चुका था। 1990 के मध्य दशक तक 45 परमाणु परीक्षण कर, इससे भारत की चिंता बढ़ गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान ने परमाणु हथियार हासिल करने की रिपोर्ट, मतलब चीन ने कथित तौर पर मई 1990 में पाकिस्तान के लिए भी एक परमाणु परीक्षण किया था। इससे पाकिस्तान के परमाणु बम संबंधी आत्मविश्वास को बढ़ावा मिला। इससे जम्मू कश्मीर और पंजाब में विद्रोह भड़कने में भी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। इसके अलावा परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी। एनबीटी का मतलब हुआ नॉन पॉलीफेरेशन ट्रीटी। नॉन पॉलीफेरेशन ट्रीटी जो होती है एनपीटी, उसको परमाणु अप्रसार संधि कहते हैं। नॉन पॉलीफेरेशन ट्रीटी परमाणु अप्रसार संधि और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने का दबाव। यदि भारत सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर देता तो उसे अपने परमाणु का हथियार कार्यक्रम को हमेशा के लिए बंद करना पड़ता। यदि भारत सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से मना करता तो स्पष्ट रूप से बताना होता कि वह हस्ताक्षर क्यों नहीं करना चाहता। ज्ञातव्य है कि भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके अलावा भेदभावपूर्ण मौजूदा परमाणु व्यवस्था एनपीटी पर आधारित वैश्विक परमाणु व्यवस्था ने दुनिया को P5 और अन्य में विभाजित कर दिया। भारत पूरी तरह से परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति समर्पित होने के बावजूद भी इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था से खुश नहीं है। इसका कारण इस संधि का भेदभावपूर्ण होना है। P5 क्या है? परमाणु परीक्षण संधि एनपीटी, ठीक। नॉन पॉलीफेरेशन ट्रीटी जो है कि शर्तों के तहत 5 देशों को परमाणु हथियार संपन्न देश यानी कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट NWS घोषित किया गया है। वो 5 कौन कौन से देश हैं? एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा यूनाइटेड किंगडम, चौथा फ्रांस और पांचवा चीन। इनको परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित किया गया है। ये 5 देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस और चीन, ठीक है। अब हम समझते हैं परमाणु कमान प्राधिकरण, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA। परमाणु कमान प्राधिकरण, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA, इनके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है। पहला, राजनीतिक परिषद पॉलिटिकल काउंसिल, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। परमाणु कमान प्राधिकरण जो होती है NCA, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जो तो कमान मतलब परमाणु उसकी कमान देने की जो अथॉरिटी होती है NCA के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं? तो राजनीतिक परिषद और उसकी कार्यकारी परिषद। राजनीतिक परिषद में पॉलिटिकल काउंसिल होती है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और एक ऐसा निकाय है जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी दे सकता है, राजनीतिक परिषद। दूसरी कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA करता है। यह NCA यानी कि नेशनल कमांड अथॉरिटी द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों के लिए सूचना संबंधी इनपुट प्रदान करती है और कार्यकारी परिषद ही राजनीतिक परिषद द्वारा दिए गए आदेशों को जमीनी स्तर पर पालन करती हैं। यानी कि राजनीतिक परिषद जो है वो जो जानकारी प्रदान करती है उसी का उपयोग करती है कार्यकारी परिषद।
भारत का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, देखिए। पहला, भारत का परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत पहला है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस के लिए परमाणु हथियार बनाना और रखना। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, तो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस के लिए परमाणु हथियार बनाना और रखना सरल शब्दों में ये है कि परमाणु भयादोहन यानी कि न्यूक्लियर डिटरेंस, भयादोहन के लिए भरोसेमंद तरीके से और न्यूनतम मात्रा में परमाणु हथियारों का निर्माण और उन्हें अपने आसपास बनाए रखना। इसके अतिरिक्त नो फर्स्ट यूज, इसका आशय है कि भारत किसी भी देश पर सबसे पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। हालांकि भारत के किसी भाग पर यदि विश्व में किसी कोने में भारतीय बलों पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई के रूप में परमाणु हथियार इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा, अस्वीकार्य क्षति की दशा में बड़े पैमाने पर परमाणु हमला जैसे कदम, मतलब अस्वीकार्य क्षति हो गई ऐसी दशा में बड़े पैमाने पर परमाणु हमला जैसे कदम उठा सकता है भारत। इसके अलावा परमाणु हमले में किसी जवाबी हमले का आदेश देने का अधिकार केवल असैन्य राजनीतिक नेतृत्व के पास होगा। ठीक है। इसके अलावा परमाणु हथियार नहीं रखने वाले देशों के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा भारत, ये भी है। इसके अलावा जैविक या राजनीतिक हथियारों द्वारा गंभीर हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई के तौर पर परमाणु हथियार इस्तेमाल किया जाएगा। मान लो जैविक और रासायनिक हथियार को इस्तेमाल अगर मान लो हमला किया गया है तो उसके खिलाफ भारत जो है परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा परमाणु और मिसाइल सामग्रियों और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर सख्त नियंत्रण में रखना और परमाणु परीक्षणों पर स्वैच्छिक रोक लगाना। भारत की परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत भारत परमाणु और मिसाइल सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर सख्त नियंत्रण है बनाए रखेगा और परमाणु परीक्षणों पर स्वैच्छिक रोक लगाई हुई है। कोई स्वैच्छिक रूप से परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर और सत्यापन योग्य और गैर भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के जरिए परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लिए लक्ष्य को प्रतिबद्ध बनाए रखना। अब देखिए, हमने नो फर्स्ट यूज यानी NFU नीति को संशोधित करने की आवश्यकता है, ये समझते हैं। भारत की NFU नो फर्स्ट यूज नीति निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती रही है। इस नीति के चलते युद्ध या इस प्रकार किसी दूसरे संकट की स्थिति में भारतीय निर्णयकर्ताओं के लिए रणनीतिक बढ़त सीमित हो सकती हैं, क्योंकि उसके पास ऐसी स्थिति में गंभीर उपाय करने के लिए सीमित समय होगा। 1999 में कारगिल युद्ध और 2008 में मुंबई हमले पर घटना जैसे बार बार होने वाले हमलों को परमाणु भयादोहन यानी न्यूक्लियर डिटरेंस की विफलता के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। भारत के पड़ोसी देशों सहित अन्य परमाणु हथियार संपन्न देश अपने शस्त्रागार का विस्तार और आक्रामक और रक्षात्मक क्षमता का निर्माण कर रहे हैं, जैसे हमारे सामरिक परमाणु हथियार विकसित करना। NFU नीति के पक्ष में तर्क, यह अग्र सक्रियता यानी प्री एग्जम्पशन को रोकती है। इसके अभाव में न चाहते हुए भारतीय निर्णयकर्ताओं पर युद्ध की तनावपूर्ण स्थिति में परमाणु हथियार के पहले इस्तेमाल की दबावपूर्ण स्थिति बनती है। यह भारत को परमाणु हथियारों की हेयर ट्रिगर अलर्ट पर तैनात करने के लिए तकनीकी रूप से एडवांस परमाणु क्षमता का निर्माण करने से बचाने में मदद करती हैं। इस स्थिति में परमाणु हथियारों का रखरखाव वित्तीय रूप से महंगा होता है। हेयर ट्रिगर अलर्ट यह एक अमेरिकी सैन्य नीति है जो 10 मिनट के भीतर परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता बनाती है। इसके अलावा यह नीति भारत के विरोधी देशों और साथ ही विश्व के अन्य देशों को भी परमाणु संयम का संदेश देती है। इस प्रकार ये नीति विश्व में स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करती है। इसके अलावा पारंपरिक हमलों और घुसपैठ से पारंपरिक स्तर पर ही निपटा जा सकता है। ऐसे में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए 2016 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारत द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में और 2019 में बालाकोट पर एयर स्ट्राइक। इसके अतिरिक्त बात करें तो भारत के परमाणु हथियार लैस देश बनने का महत्व, बेहतर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। भारत अब 4 बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में 3 जैसे MTCR, वासेनार अरेंजमेंट व ऑस्ट्रिया ग्रुप का सदस्य है। इसके अतिरिक्त NSG की सदस्यता मिलने की भी संभावना है। NSG का फुल फॉर्म क्या है? NSG की फुल फॉर्म होगी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह।
ठीक है, अब सप्लायर ग्रुप में शामिल हो जाएगा भारत। इसके अलावा सीमा पर सुरक्षा की स्थिति है। चीन और पाकिस्तान के संबंध में इसने क्रेडिबल डिटरेंस की स्थिति सुनिश्चित की है और इस प्रकार सैन्य विषमता को संतुलित करने में मदद मिली। इसके अलावा भारत विश्व की प्रमुख सैन्य शक्तियों में से एक बन गया है। भारत विश्व सैन्य शक्तियों के शक्तिशाली समूह का हिस्सा है। इस समूह में सामरिक परमाणु त्रय न्यूक्लियर ट्राइड की क्षमता है। परमाणु त्रय का अर्थ है भूमि, वायु और समुद्र से परमाणु हथियार लॉन्च करना। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भारत भी इस अक्षमता से युक्त है। भविष्य के लिए ऊर्जा सुरक्षा। भारत ने 1998 से 1999 के दौरान 2225 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा उत्पादन की क्षमता स्थापित की है। वर्तमान में 205% बढ़ करके 6780 मेगावाट हो गई हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों में बदलाव। परीक्षणों के बाद और 21वीं सदी की शुरुआत में यूएसए व पश्चिम के साथ संबंध और मजबूत होने लगे थे। वर्ष 2008 में भारत यूएसए असैन्य परमाणु समझौता हुआ था। इसी के साथ भारत एक वास्तविक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था। तकनीकी क्षमता की ओर बढ़ना। इस सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तक पहुंच के संबंध में रही है। उदाहरण के लिए यूएसए के साथ अब हमारे पास एक उच्च तकनीकी रक्षा सहयोग NSSP है। NSSP मतलब नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सामरिक समझौते में अगला कदम, ये हमारे पास है। इसके अलावा भारत और राष्ट्रीय गौरव की धारणा, मतलब इन परीक्षणों से न केवल भारत को उसकी वैज्ञानिक क्षमताओं को साबित करने में मदद मिली है, बल्कि देश को विश्व की सैन्य शक्तियों में भी शामिल कर लिया है। उल्लेखनीय है कि भारत को जिम्मेदार परमाणु शक्ति से लैस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। निष्कर्ष। पहले स्तर पर परमाणु को तत्काल सुरक्षा खतरों से निपटने की जरूरत है। निष्कर्ष क्या है उसको हम बाद में समझेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं परमाणु क्षेत्र के संबंध में भारत के समक्ष चुनौतियाँ क्या है। पहली चुनौती ये है कि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस के बावजूद पाकिस्तान गैर पारंपरिक युद्ध नीति का इस्तेमाल करता रहा है। ठीक है। दूसरा, भारत चीन बॉर्डर पर सीमा विवाद के कारण कई बार हिंसक टकराव देखने को मिलता है। तीसरा, पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को लेकर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। चौथा, पाकिस्तान सामरिक परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। इसके अलावा इस बात का डर बने रहना कि छोटी छोटी सैन्य कार्रवाइयाँ भी अंततः परमाणु युद्ध का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को जितना प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया गया है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को जितना प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया गया। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को और बढ़ाने की आवश्यकता है। अब हम निष्कर्ष समझ लेते हैं। पहले स्तर पर भारत को तत्काल सुरक्षा खतरों से निपटने की जरूरत है ताकि क्रेडिबल डिटरेंस का संकेत देने के लिए समझदारी से पर्याप्त और लचीली जवाबी कार्रवाई क्षमता का निर्माण किया जा सके। दूसरे स्तर पर भारत को दीर्घकालिक नवोन्मेषी कूटनीतिक निवेश की आवश्यकता है। इससे शांति और सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए वैश्विक माहौल बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, मतलब 11 मई 1998 को जिस थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का परीक्षण हुआ था वह एडवांस डिजाइन से युक्त 2 चरणों वाला एक उपकरण था। इसके पहले चरण में फ्यूजन बूस्टेड फ्यूजन ट्रिगर और दूसरे चरण में फ्यूजन का इस्तेमाल किया गया था। फिजन और फ्यूजन दोनों का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है। एडवांस डिज़ाइन से युक्त 2 चरणों वाला उपकरण था थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस। इसके अलावा परमाणु बमों के विपरीत थर्मोन्यूक्लियर हथियार विस्फोट करने के लिए परमाणु विखंडन और परमाणु संवलन दोनों का उपयोग करते हैं। इसके बाद करते हैं परमाणु विखंडन अभिक्रिया की। तो विखंडन तब होता है जब एक न्यूट्रॉन एक बड़े परमाणु जैसे यूरेनियम प्लूटोनियम के साथ टकराता है तो परमाणु को उत्तेजित करता है और उससे 2 टुकड़ों में परमाणु विभाजित हो जाता है। प्रत्येक परमाणु विभाजित होता है तो अत्यधिक प्रलयंकारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। परमाणु संलयन अभिक्रिया समझते हैं। सबसे पहले संलयन तब होता है जब 2 परमाणु आपस में मिलकर एक भारी कण में बदल जाते हैं, भारी कण बनाते हैं। जब उदाहरण के लिए 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं। ठीक है। ये प्रक्रिया सूर्य को शक्ति प्रदान करती है और भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा करती है और विखंडन से कई गुना अधिक ऊर्जा मुक्त होती है इस संलयन की अभिक्रिया में। संलयन में 2 हाइड्रोजन जो हैं मिलकर के हीलियम बना देते हैं और ऊर्जा और एक न्यूट्रॉन मुक्त होता है। ठीक है। विखंडन की प्रक्रिया के दौरान यूरेनियम परमाणु किस प्रकार विभाजित होते हैं। देखिए, न्यूट्रॉन टकराता है यूरेनियम 235 के साथ
और 2 हल्के तत्वों में टूट करके 2 न्यूट्रॉन और ऊर्जा मुक्त होती है। 2 न्यूट्रॉन कौन सा, एक तो जो टकराया वही मुक्त हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा मुक्त होता है, ठीक है। चाहे संलयन अभिक्रिया हो चाहे विखंडन हो, दोनों में ही एक न्यूट्रॉन मुक्त होता है। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की। तो हाल ही में जापान के हिरोशिमा में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 की 49वीं बैठक संपन्न हुई। भारत ने इस बैठक के दौरान संघर्षों को प्रभावी तरीके से रोकने की संयुक्त राष्ट्र की क्षमता पर सवाल उठाया था। हाल ही में जापान के हिरोशिमा में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 की 49वीं बैठक मई महीने में संपन्न हुई और भारत ने इस बैठक के दौरान संघर्षों को प्रभावी तरीके से रोकने की संयुक्त राष्ट्र यानी UN की क्षमता पर सवाल उठाया था। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस क्या है? यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो USA यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है। क्या कहते हैं हेडक्वार्टर, यानी हेडक्वार्टर समझ लो। 1945 में स्थापित हुआ था ये UN। संयुक्त राष्ट्र के बारे में बताऊं तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका प्रमुख कार्य विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है, UN का काम, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसके? निम्नलिखित उद्देश्य हैं: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, दूसरा मानवाधिकारों की रक्षा करना, तीसरा मानवीय सहायता प्रदान करना, चौथा सतत विकास को बढ़ावा देना और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना। भारत इसका सदस्य है और इसके सदस्य देशों की बात करें तो 193 सदस्य देश हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य हैं। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ UN जो है। संयुक्त राष्ट्र यानी UN जिसका स्थापना 1945 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो USA में है। वो एक तो सुरक्षा परिषद इसके अंतर्गत काम करते हैं, सचिवालय काम करते हैं, आर्थिक और सामाजिक परिषद काम करती है इसके अंतर्गत। इसके अलावा न्याय परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल काम करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी इसके अंतर्गत आता है और महासभा भी इसके अंतर्गत आती है। तो इससे संबंधित चीज़ें की बात करूं तो UN में सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और महासभा। अन्य संबंधित तथ्य: भारत ने इस संबंध में भी सवाल उठाए थे कि संयुक्त राष्ट्र अब तक आतंकवाद को परिभाषित क्यों नहीं कर सका है। इसके साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी सुधार की बात दोहराई है। ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा निभाई गई भूमिका देखिए। शांति और सुरक्षा को बनाए रखना पहली, दूसरा औपनिवेशीकरण का और आत्मनिर्णय यानी डीकोलोनाइजेशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसके अलावा संधारणीय विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे SDG जो बनता है। इसके अलावा मानवीय सहायता और राहत। शांति और सुरक्षा को बनाए रखना यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने वार्ता के जरिए अनेक शांति समझौतों को सफलतापूर्वक कराया है। इसमें शामिल है नदर्न आयरलैंड में गुड फ्राइडे समझौता, सूडान में व्यापक शांति समझौता। इस तरह के समझौते UN ने करवाए हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना मिशनों ने संघर्षरत क्षेत्रों में स्थिरता लाने की मदद की, साथ ही सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तनों को सुगम बनाने में अपना योगदान भी दिया है। इसके अलावा औपनिवेशीकरण और आत्मनिर्णय माने डीकोलोनाइजेशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने UNGA की फुल फॉर्म देख लो। UNGA मतलब UN यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, महासभा यानी जनरल असेंबली। UNGA ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1960 में औपनिवेशिक देशों और वहां के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने से संबंधित घोषणा पत्र को अपनाया था। इसकी मदद से कई देश औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर संप्रभु राष्ट्र बन गए थे। मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 जैसी पहलों की मदद से मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून तैयार किए गए हैं। संधारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने संधारणीय विकास के लिए एजेंडा 2030 को अपनाया था। इसमें 17 SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए और ये SDG के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो UN के हैं उसमें 0 हंगर, 0 पॉवर्टी, इस तरह के जो 17 पॉइंट्स है वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मानवीय सहायता और राहत
संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित विशिष्ट संस्थाओं और पहलों की मदद से लाखों लोगों के जीवन को बदलाव लाया है। पहला है, एक तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, UNHCR, यानी हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP। इसके अलावा बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघर्षों को रोकने के लिए उनका समाधान करने में सक्षम क्यों नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघर्षों को रोकने और उनका समाधान करने में सक्षम क्यों नहीं है, इससे संबंधित पहला पॉइंट है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का रवैया। दूसरा, संकल्पों या निर्णयों को लागू करने के लिए सीमित व्यवस्था। तीसरा, संप्रभुता एवं राष्ट्रीय हित। और चौथा, जटिलता और विभाजन। तो चारों पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का रवैया है। संयुक्त राष्ट्र ने निर्णय वाली सर्वोच्च संस्था संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी कि यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, और इसके पास शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेने की महत्वपूर्ण शक्ति है। ये सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएनएससी है उसके पास सर्वोच्च शक्ति है। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति है। इसका उपयोग वे अपने हित और सहयोगियों के हितों को पूरा करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए चीन अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल पाकिस्तान में अपने हितों को पूरा करने के लिए करता है। इसके अलावा दूसरा बिंदु है संकल्पों या निर्णयों को लागू करने के लिए सीमित व्यवस्था। यूएनजीए का मतलब हुआ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, महासभा जो है, महासभा द्वारा पारित किए गए संकल्पों यानी रिजोल्यूशंस और प्रवर्तन तंत्र यानी उन्हें लागू करने की उचित व्यवस्था का अभाव है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना से संबंधित अपने निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए 4 सदस्य देशों पर निर्भर हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के संबंधित निर्णयों के लिए कार्यान्वयन पर संयुक्त सदस्य देशों पर निर्भर हैं। इसमें सैनिकों और संसाधनों का योगदान सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। साथ ही इसमें सदस्य देशों की भागीदारी स्वैच्छिक होती है। कुछ मामलों में सदस्य देश इसके संकल्पों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु संसाधनों का योगदान करने में अनिच्छुक और असमर्थ होते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है संप्रभुता और राष्ट्रीय हित, मतलब राष्ट्रों के ये मूल्य सामूहिक कार्यवाही में बाधक बनते हैं। इसके साथ ही इसके कारण संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता से भी समझौता करना पड़ता है। इसके अलावा जटिलता और विभाजन यानी कि कई हितधारकों की भागीदारी उनके हितों के कारण संयुक्त राष्ट्र के लिए ऐसा समाधान प्रदान करना मुश्किल हो जाता है जो सभी के लिए स्वीकार्य हो। ऐसे में वैश्विक संघर्षों को हल करने के लिए भारत की भूमिका क्या है इसमें? तो भारत इसकी भूमिका मध्यस्थता और कूटनीति की। दूसरी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन, NAM। तो NAM नाम जो भी है, संस्थापक सदस्य है भारत उसका, और विकास सहयोग के जरिए से भारत सहयोग करता है। इसके अलावा आतंकवाद रोधी प्रयास, इसके अलावा शांति स्थापना मिशन जो है। वैश्विक संघर्षों को हल करने में भारत की भूमिका, पहली है मध्यस्थता और कूटनीति की भूमिका। भारत संघर्षरत पक्षों के बीच वार्ता को बढ़ावा देने, शांतिपूर्ण प्रस्तावों को प्रोत्साहित करने और सुलह करवाने पर बल देता है। दूसरा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, NAM। भारत NAM का संस्थापक सदस्य है और भारत ने वैश्विक संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। साथ ही अन्य देशों के मामलों में संप्रभुता, आत्मनिर्णय और गैर हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर जोर देता है। विकास सहयोग, वैश्विक संघर्षों का समाधान करने के लिए भारत का दृष्टिकोण विकास सहायता पर भी बल देना होता है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत विकास सहायता आदि। आतंकवाद रोधी प्रयास, भारत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। साथ ही इसके साझा खतरों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की वकालत भी करता है। शांति स्थापना, भारतीय शांति रक्षक सैनिकों में लेबनान, कांगो, भारत शांति स्थापना मिशन जो है इसमें भारतीय शांति रक्षा सैनिकों में लेबनान, कांगो, साउथ सूडान, हैती आदि देशों में स्थिरता बनाए रखने, नागरिकों की रक्षा करने और शांति प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
लेबनान, कांगो और साउथ सूडान और हैती। आमतौर पर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। संघर्ष आमतौर पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक धार्मिक कारणों से गहराई से जुड़ा होता है। इसके परिणाम तौर पर इसका समग्रता से समाधान करना कठिन होता है। इसके अतिरिक्त अगर भारत की इसमें मतलब इसके अलावा अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो वो समझौता समाधान कराने में सक्षम क्यों नहीं हुआ है शांति के मामलों में? वित्तीय संस्थानों की कमी है, ठीक है। इसके कारण अपनी पहलों को लागू करने, संघर्ष और आतंकवाद को प्रभावित करने देशों में पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्षमता सीमित हो जाती है। बात करते हैं अब हम संयुक्त राष्ट्र और अधिक प्रभावी कैसे हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र और अधिक प्रभावी करने के लिए जो बिंदु बता रहा हूँ, पहला है संघर्ष निवारक प्रयासों को मजबूत करना, दूसरा यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार करना चाहिए। इसके अलावा शांति स्थापना मिशनों में सुधार करना चाहिए। इसके अलावा क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा संघर्ष के मूल कारणों का पता लगाना चाहिए। इसके अलावा पर्याप्त संसाधन जुटाना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोजेक्ट यानी R2P के सिद्धांत को मजबूत करना चाहिए। ऐसे करके एक एक पॉइंट जो है हम समझते हैं। सबसे पहले संघर्ष निवारक प्रयासों को मजबूत करना। पहला, इसके तहत संघर्षों को टालने के लिए निवारक कूटनीति यानी कि प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी पर जोर देना चाहिए। साथ ही मध्यस्थता और सुलह जैसे साधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार करना चाहिए। सुरक्षा परिषद जो है यूएनएससी की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एशियाई और अफ्रीकी देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देना चाहिए। भारत जैसे देश को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने से वीटो शक्ति का प्रभावी उपयोग होगा। इसके अलावा शांति स्थापना मिशनों में सुधार, शांति सैनिकों के प्रशिक्षण, क्षमताओं और सौंपे गए कर्तव्यों को बढ़ावा देने से जमीनी स्तर पर उनकी प्रभावकारिता बढ़ेगी। इसके अलावा उन्हें शक्तिशाली राष्ट्रों के हितों को पूरा करने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाना, क्षेत्रीय संगठन संघर्षों को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे प्रमुख संगठन हैं अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ और आसियान। आसियान जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ASEAN। इसको कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। दक्षिण पूर्वी एशियाई, तो एशिया में भी दक्षिण पूर्व का जो एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन जो है वो आसियान कहलाता है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान कहलाता है। तो ऐसे में आसियान ने इन क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा संघर्ष के मूल कारणों का पता लगाना चाहिए। कभी कभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा संघर्ष के वास्तविक कारणों की उपेक्षा की जाती है। इसमें गरीबी, असमानता, शासन से संबंधित मुद्दों, मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसे कारण शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा पर्याप्त संसाधन जुटाना यानी सभी देशों को अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए। साथ ही दीर्घकालिक शांति की स्थापना के लिए शुरू की गई पहलों का समर्थन करते हुए शांति स्थापना और निवारण कोष जैसे वैकल्पिक वित्त पोषण तंत्र का गठन करना चाहिए। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोजेक्ट यानी R2P के सिद्धांत को मजबूत करना चाहिए। यह संयुक्त राष्ट्र में लोगों और देशों के विकास को विश्वास को बढ़ावा देगा। निष्कर्ष ये है कि संयुक्त राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा बहुपक्षीय संगठन है। इसमें दुनिया भर के संघर्षों को रोकने के लिए और उनका समाधान करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। हालांकि इसकी क्षमताओं को सक्रिय तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है और संयुक्त राष्ट्र में सुधार करना समय की मांग है। उसके पश्चात हम समझेंगे विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO के अपीलीय निकाय यानी कि अपीलेट बॉडी में विवाद निपटाने के निकाय एक फैसले की अपील की है। विवाद निपटान निकाय के फैसले में कहा गया था कि भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी समझौते यानी कि ITA यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, तो समझौता जो सूचना प्रौद्योगिकी समझौते हैं उसके तहत अपनी शून्य प्रशुल्क प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया है। गौरतलब है कि अपीलीय निकाय WTO का सर्वोच्च निर्णयकारी प्राधिकरण है। तो भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO के अपीलीय निकाय यानी कि अपीलेट बॉडी में विवाद निपटान निकाय के एक फैसले के खिलाफ अपील की है भारत ने। और विवाद निपटान निकाय के फैसले में कहा गया था कि भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी समझौते यानी ITA के तहत अपनी शून्य प्रशुल्क यानी जीरो
टैरिफ जीरो टैरिफ प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया है। गौरतलब है कि अपीलीय निकाय WTO का सर्वोच्च निर्णयकारी प्राधिकरण WTO के समझौते के समझे वो तय करता है। तो देखिए WTO के प्रमुख समझौते क्या हैं। WTO व्यापार सुविधा समझौता और सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता, इसके अलावा व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर समझौता, इसके अलावा सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों के उपयोग पर समझौता, इसके अलावा कृषि संबंधी समझौता, इसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता, इसके अलावा व्यापार के समक्ष तकनीकी बाधाओं पर समझौता। ये सारे समझौता WTO के प्रमुख समझौते होते हैं। अन्य तथ्य देखें तो WTO के अपीलीय निकाय के समक्ष भारत की अपील को व्यर्थ का प्रयास यानी अपील इनटू द वॉइड माना जा रहा है। दरअसल WTO का एक अपीलीय निकाय वर्तमान में निष्क्रिय है। WTO अपीलीय निकाय वर्तमान में क्या है, निष्क्रिय है। भारत ने तर्क दिया है कि ITA पर हस्ताक्षर करते समय स्मार्टफोन जैसे उत्पाद मौजूद नहीं थे, ITA पर मौजूद नहीं थे, इसलिए भारत ऐसी वस्तुओं पर प्रशुल्क को समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं था। ITA में अत्याधुनिक तकनीकों वाले कई उत्पाद शामिल हैं, जैसे कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण, अर्धचालक सॉफ्टवेयर इत्यादि। अब WTO की उपलब्धियां देख लें। सबसे पहले WTO समझ लेते हैं। WTO क्या है। WTO है विश्व व्यापार संगठन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO के बारे में बताऊं तो इसकी बारे में ये कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम तैयार करने का प्रमुख मंच है। नियम तैयार करने का प्रमुख मंच है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम का प्रमुख मंच है ये। उत्पत्ति इसकी बताऊं तो 1995 किस प्रकार से, देखिए उत्पत्ति के संदर्भ में क्या कहा गया है यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े नियमों को लेकर 1987 से 1994 तक बहुपक्षीय व्यापार वार्ता का उरुग्वे दौर आयोजित किया गया था। वर्ष 1994 में इस वार्ता के समापन पर मार्राकेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1994 में 1987 से 1994 तक बहुपक्षीय व्यापार वार्ता दौर चला। 1994 में वार्ता पर समापन पर मार्राकेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के जरिए मार्राकेश समझौता क्या कहता है, इस समझौते के जरिए WTO को स्थापित किया गया था। मार्राकेश समझौता WTO की स्थापना का उद्देश्य था। तो 1 जनवरी 1995 को यह समझौता लागू हुआ और WTO की स्थापना हुई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और स्विट्जरलैंड की एक जगह जिनेवा, वहाँ पर ये WTO का हेडक्वार्टर है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन इसको कहते हैं हम। WTO को जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट GA ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी TT, तो GATT। WTO को जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी GATT के स्थान पर लाया गया। गौरतलब है कि GATT एक व्यापारिक समूह था, इसे 1948 में स्थापित किया गया था और WTO को इस GATT के स्थान पर लाया गया। इसके नियमों ने आधुनिक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की शुरुआत की थी। इसके सदस्यता देशों की बात करें तो 164 सदस्य हैं। WTO का महानिदेशक इस संगठन का प्रशासनिक प्रमुख होता है। WTO का जो होता है महानिदेशक, वो इसका प्रशासनिक प्रमुख होता है। WTO सचिवालय से कामकाज देखने की देखरेख करता है। WTO महानिदेशक क्या करता है, WTO के सचिवालय के कामकाज देखने की मदद करता है। WTO के मुख्य कार्य व्यापार वार्ताओं को सुगम बनाना, व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन पर निगरानी करना, तीसरा वैश्विक व्यापार और आर्थिक नीति पर शोध करना और देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना। अब हम बात करते हैं WTO की उपलब्धियों की। तो WTO की उपलब्धियों में पहला है व्यापक कवरेज, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूपांतरण, चौथा है वैश्विक मूल्य श्रृंखला, पांचवा है गैर भेदभाव और छठा है विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए प्रावधान, इसके अलावा वैश्विक सहयोग, इसके अलावा विवाद समाधान। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। पहली है व्यापक कवरेज। विश्व व्यापार संगठन दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है। इसके पास देशों की दुनिया की 85% से अधिक आबादी निवास करते हैं। दुनिया भर में होने वाले व्यापार का 95% WTO के सदस्य द्वारा किया जाता है, WTO के सदस्य करते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूपांतरण। वैश्विक व्यापार के लिए बाध्यकारी नियमों ने सीमा पार व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र वृद्धि को
बनाया है। WTO के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूपांतरण हुआ है WTO के बाद से, क्योंकि 95% व्यापार जो है ये देश ही करते हैं। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की उपलब्धियों में पहली है व्यापक कवरेज। विश्व व्यापार संगठन दुनिया का अब तक सबसे बड़ा व्यापार संगठन है। इसके सदस्य देशों में लगभग 85% से 95% WTO के सदस्य देशों द्वारा व्यापार किया जाता है। इसकी 85% से अधिक आबादी निवास करती हैं इसके संगठन देशों में, और दुनिया भर में होने वाले व्यापार का 95% WTO के सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूपांतरण कैसे हुआ है WTO से, दूसरी इसकी उपलब्धि है। वैश्विक व्यापार के बाध्यकारी नियमों ने सीमा पार व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र वृद्धि को सुगम किया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूपांतरण हुआ है। इसके अलावा तीसरा बिंदु है वैश्विक मूल्य श्रृंखला यानी ग्लोबल वैल्यू चेन यानी GVC का उद्भव। WTO ने बाजार संबंधी नियमों को पारदर्शी बनाकर GVC यानी कि ग्लोबल वैल्यू चेन के विस्तार को सक्षम बनाया है। बेहतर संचार साधनों ने GVC को और बढ़ावा दिया है। आज इन मूल्य श्रृंखलाओं के भीतर होने वाले व्यापार का हिस्सा कुल कमोडिटी व्यापार का 70% है। इसके अलावा गैर भेदभाव यानी WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गैर भेदभाव के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। मोस्ट फेवर्ड नेशंस MFN सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि देश व्यापारिक भागीदारी के बीच भेदभाव नहीं करें। MFN के तहत व्यापारिक भागीदारियों के साथ भी वैसा ही समान व्यवहार किया जाता है जैसे किसी अन्य देश के साथ किया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार सिद्धांत WTO ये सुनिश्चित करता है कि विदेशी वस्तुएं एवं सेवाएं जब किसी अन्य देश के बाजार में प्रवेश करें तो उन्हें घरेलू वस्तुओं और सामाजिक सेवाओं की तुलना में कम अनुकूल नहीं माना जाना चाहिए। इसके अलावा विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए विशेष प्रावधान है। GATT और GATS। GATT का मतलब हुआ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, ठीक। और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज तो वो हो गया GATS। GATT यानी कि शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता जो हुआ, समझौते की बात कर रहे हैं GATT। टैरिफ्स एंड ट्रेड की बात कर रहे हैं, और GATS क्या है, ये ट्रेड इन सर्विसेज हैं। तो विकासशील देशों के लिए अधिमान्य और तरजीही व्यवहार की व्यवस्था करते हैं। तात्पर्य यह है कि इन देशों को व्यापार के संदर्भ में प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। WTO विकासशील और अल्प विकसित देशों को तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करता ताकि वे वैश्विक व्यापार में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। वैश्विक सहयोग WTO की सदस्यता देशों के बीच में वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करती हैं। ये सदस्य देशों के लिए अलग अलग व्यापार संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए समझौता वार्ता के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। इन मुद्दों में शामिल हैं कृषि, बौद्धिक संपदा, सेवाएं और निवेश। इसके बाद विवाद समाधान WTO के व्यापार विवाद तंत्र का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। इसमें विवादों के प्रति एक तरफा प्रतिक्रिया से बचने में मदद मिल सकती है। अब WTO से संबंधित मुद्दा चर्चाएं देखें, समस्याएं देखें, मुद्दे देखें तो समस्याएं WTO से संबंधित ये हैं। पहली समस्या है कि समझौता वार्ता में गतिरोध। दूसरा है विकासशील देशों में चिंताएं। तीसरा बढ़ता संरक्षणवाद और द्विपक्षवाद। चौथा उभरते मुद्दे। पांचवा जो है विकासशील देशों का दर्जा। छठा संकटग्रस्त विवाद निपटान तंत्र। सातवां अपर्याप्त निगरानी तंत्र। तो ये इसमें समस्याओं के मुद्दे हैं, तो मैं पहला पढ़ लेता हूँ, देखिएगा। पहला है समझौता वार्ता में गतिरोध। पहला मुद्दा ये है आम सहमति आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया के कारण अक्सर समझौता वार्ता में गतिरोध पैदा हो जाता है। आम सहमति आधारित निर्णय लेने की वजह से इससे कृषि सब्सिडी, बौद्धिक संपदा अधिकार और बाजार पहुंच जैसे मुद्दों पर सार्थक समझौतों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। दूसरी है विकासशील देशों की चिंता इस समस्याओं में। विकासशील देशों का तर्क है विकसित देश वार्ता में अपना प्रभाव बनाए रखते हैं, साथ ही नियमों को अपने लाभ के अनुसार निर्मित करवाते हैं। विकासशील देश अक्सर पूरी तरह से वार्ता प्रक्रिया में भाग लेने में संघर्ष करते हैं। इसके अलावा वे जटिल व्यापार नियमों और मानकों को लागू करने और अनुपालन करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा देखिए बढ़ता संरक्षणवाद और द्विपक्षवाद। WTO के संबंधित समस्याओं में तीसरा मुद्दा है
बढ़ता संरक्षणवाद और द्विपक्षवाद। हाल के वर्षों में संरक्षणवादी उपायों में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त देश द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार को अधिक महत्व देने लगे हैं। इससे WTO के बहुपक्षीय फ्रेमवर्क की उपेक्षा हो रही है। इसके अलावा उभरते मुद्दे, ऐसी चिंता व्यक्त की जा रही है कि WTO 21वीं सदी के व्यापार के साथ कदम से कदम मिलाने में कामयाब नहीं हो रहा है। ऐसा करने के लिए बहुपक्षीय समझौतों में नए अपडेटेड प्रावधान करने की आवश्यकता है। 1995 के बाद कई नए मुद्दे सामने आए। उदाहरण के लिए व्यापार और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध, सतत विकास लक्ष्य, लैंगिक मुद्दे, मानवाधिकार आदि। विकासशील देश का दर्जा, कुछ सदस्यों की स्वयं को विकासशील देश घोषित करने की पात्रता और इस प्रकार विशेष और विभेदक व्यवहार के प्रावधानों से लाभ उठाने के संबंध में चिंता प्रकट की जा रही है। विकासशील देश का दर्जा। इसके अलावा संकटग्रस्त विवाद निवारण तंत्र हैं। WTO का विवाद निवारण तंत्र संकटग्रस्त है, प्रणाली संकट में है। इसका कारण एक संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपीलीय निकाय की नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। सदस्यों को सक्रिय तंत्र के बिना WTO दायित्व को लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अपर्याप्त निगरानी तंत्र ने विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि WTO बहुपक्षीय समझौतों के उल्लंघनों की पहचान करने और उनका प्रभावी व समय पर समाधान करने में असमर्थ हैं। अब WTO में सुधार के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, पहला है विवाद निवारण तंत्र को कार्यशील बनाना। दूसरा, वैधता बढ़ाने के लिए पारदर्शिता में सुधार करना। तीसरा, संस्थागत सुधार होने चाहिए। चौथा, मांगों को संतुलित करना। पांचवा, छोटे देशों को अपनी समस्याओं को लेकर अवसर प्रदान करना। इसके अलावा अन्य कुछ प्रावधान उपाय के रूप में हो सकते हैं। सबसे पहला है विवाद निवारण तंत्र को कार्यशील बनाना। उल्लेखनीय है कि विवाद निवारण तंत्र ने WTO के नियमों का सतत प्रवर्तन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए फिर से सक्रिय करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। दूसरा, वैधता बढ़ाने के लिए पारदर्शिता में सुधार। इसके लिए अलग से या गोपनीय तरीके से नीति व नियम निर्माण से बचना चाहिए। इस प्रकार व्यवस्था में कई बार महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले सदस्यों की उपेक्षा हो जाती है और सदस्यों के बीच अविश्वास भी पैदा हो जाता है। WTO के नियमों की गुणवत्ता और वैधता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता में सुधार लाने की आवश्यकता है। WTO के सुधार में तीसरा है संस्थागत सुधार। WTO निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कुछ सुधार प्रस्तावों के जरिए एक कार्यकारी समिति के गठन की मांग की गई है। यह समिति WTO के नेतृत्व की कमी को दूर करेगी और भविष्य की वार्ता के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इसके अलावा WTO के सुधार में चौथा सुधार है मांगों में संतुलित रखना। WTO को 21वीं सदी के व्यापार संबंधी मांगों और अनसुलझे पुराने व्यापार संबंधी मुद्दों को संतुलित करना। छोटे देशों को अपनी समस्याओं को व्यक्त करने का सुअवसर प्रदान करना भी एक मुद्दा है, सुधार के रूप में उपाय हो सकता है। WTO सभी देशों को आपसी सहमति के मूलभूत सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए सभी देशों के विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए। सम्मान अगर नहीं करेंगे किसी देश का तो फिर वह प्रॉब्लम हो जाएगी। छोटे देशों को अपनी समस्याओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। WTO जो है सबको अवसर दे, ये बात हो सकती है उपाय के रूप में। अन्य बातें देखें तो WTO के सचिवालय की भूमिका को बढ़ावा देना चाहिए। एजेंडा निर्धारक के रूप में कार्य करने की भूमिका सौंपी जानी चाहिए। साथ ही शोध करने और डेटा जुटाने संबंधी इसकी क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। विकासशील देशों को बेहतर तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। साथ ही इनकी पूर्ण भागीदारी को सुगम बनाने के लिए अन्य उपाय भी करने चाहिए। उदाहरण के लिए स्वतंत्र सलाह हेतु वित्त पोषण या पहुंच। तो स्वतंत्र सलाह के लिए जो वित्त पोषण है उसमें एक तो है अंकटाड यानी UNCTAD। WTO के नियम और समझौते कुछ महत्वपूर्ण व्यापार मुद्दों के सामने आने से पहले स्थापित किए गए थे। इन नियमों व समझौतों के संदर्भ में अपडेट करने की आवश्यकता है। ठीक है, WTO के नियम और समझौते व्यापार मुद्दों के सामने आने से पहले के हैं, जैसे डिजिटल व्यापार, ई-कॉमर्स, डेटा फ्लो, इस तरह की चीज़ों को सुधारने की जरूरत है। अब हम समझेंगे ग्रुप ऑफ सेवन्स यानी G7 क्या है। G7 और इसके बारे में समझते हैं। हाल ही में G7 का 49वां शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। G7 का 49वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। हाल ही में जापान के हिरोशिमा में ग्रुप ऑफ सेवन G7 की 49वीं बैठक हुई और भारत ने इस बैठक के दौरान संघर्षों को प्रभावी तरीके से रोकने की संयुक्त राष्ट्र की क्षमता पर सवाल उठाया था। तो G7 का जिक्र हमने संयुक्त राष्ट्र में भी किया है और अब हम आगे G7 को पर्सनली समझ रहे हैं। G7 उसको समझते हैं।
ग्रुप ऑफ 7 G7 के बारे में, ये विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों का एक अनौपचारिक मंच है। इस मंच में शामिल देशों का वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर वर्चस्व। उद्देश्य, इस संगठन की बैठकें वार्षिक रूप से वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त इन बैठकों में मौजूदा परिस्थितियों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाती हैं। तो G7 के बारे में क्या है? G7 ग्रुप ऑफ 7 है। हाल ही में 49वां शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। ये विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों का एक अनौपचारिक मंच है। औद्योगिक देश हैं उनका एक अनौपचारिक मंच है, और इस समूह में शामिल देशों का वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर वर्चस्व है। G7 जो है व्यापार और वित्तीय प्रणाली पर वर्चस्व वाले देश इसमें शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इस संगठन की बैठकें वार्षिक रूप से वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती हैं। अब G20 है, एक G8 एक G7 है। तो G20 क्या है, G8 क्या है, इन सबको समझ लेते हैं। G7 जो है, G7 में कौन कौन से देश है पहले तो ये समझ लेते हैं। G7 में एक तो है USA, एक है UK, ठीक। इसके अलावा USA के साथ में जुड़ा हुआ है कनाडा, इसके अलावा फ्रांस। तो USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये देश जो हैं G7 में शामिल हैं। USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है, ये देश हैं। G8 में एक देश और शामिल कर लेना है, वो है रूस। G8 में रूस शामिल है, G7 में रूस शामिल नहीं है। G7 में कौन कौन है? USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। और G8 में रूस भी शामिल कर लो तो G8 हो जाएगा USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और रूस। G20 में कौन शामिल है? G8 के साथ कुछ और देशों को जोड़ दीजिए, 12 देश और जोड़ने हैं, और G20 में भारत भी शामिल है, ठीक है। G20 की बैठक शामिल हुई तो उस 12 में और कौन कौन शामिल 12 में और कौन शामिल है? देखिए G7 में तो USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। और G8 में हो जाएंगे USA, UK, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, इटली, जापान और रूस। तो G20 में कौन हो जाएंगे? USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस और साथ में अन्य देश। अन्य देश कौन है? देखिए अन्य देशों में भारत हैं, इसके अलावा तुर्की हैं, इसके अलावा सऊदी अरब हैं। भारत हैं, तुर्की हैं, सऊदी अरब हैं, इसके अलावा साउथ अफ्रीका है, इसके अलावा इंडोनेशिया है, इसके अलावा चाइना तो है ही, ब्राज़ील भी है, इसके अलावा यूरोपीय संघ है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा अर्जेंटीना है, इसके अलावा साउथ कोरिया है, इसके अलावा मैक्सिको है, इसके अलावा ये इतने देश शामिल हैं। तो फिर से बता देता हूँ, G7 में USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। G8 में USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस। G20 में USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, भारत, तुर्की, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चीन, यूरोपीय संघ, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, ये देश इतने शामिल हैं। G20 फिर से बता देता हूँ, देखिए USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, 8 तक आ गए हम। अब देखते हैं, तो शुरू करेंगे हम A नाम से जो है अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया, ये 2 हो गए। B नाम से ब्राज़ील, C से चाइना, फिर U पे आ जाते हैं, यूरोपीय संघ। तो संघ यूनाइटेड संघ को क्या कहेंगे? फेडरेशन, ये यूनियन। ई पे आ जाता है, यूरोपियन संघ का मतलब है EU, और यूरोप की स्पेलिंग ई से शुरू होती है, तो ची के बाद ई आता है ये, तो यूरोपियन संघ हो गया। उसके बाद इंडिया आई है ही, और इंडोनेशिया और मैक्सिको M पे हो गया। सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया ये S पे हो गए, और तुर्की T पे हो गया। 1998 में देखिए तो G20 की बात करें तो USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, फिर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया A पे, ब्राज़ील B पे, चाइना C पे,
यूरोपियन संघ ई पे, इंडिया आई पे, इंडोनेशिया। तो अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया 2 हो गए, आई पे इंडोनेशिया इंडिया हो गए। फिर एस पे 3 हो गए, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया। और टी पे 1 ये तुर्की है। तो 1 वाले कितने हैं? 1 वाला एक तो ब्राज़ील है बी पे, चाइना सी पे, यूरोपियन संघ ई पे, ये भी 1 पे है, और मैक्सिको एम भी 1 पे है, और तुर्की टी भी 1 पे है। ठीक है, तो 1 वाले कितने देश हैं? ब्राज़ील 1 हो गया, चाइना 2 हो गया, यूरोपीय संघ 3 हो गया, और चौथा मैक्सिको हो गया, 5वां तुर्की हो गया। तो 5 1 वाले देश हैं 12 में, और 7 जो हैं 2-2 के ग्रुप से हैं। कौन कौन से देखिए, अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया 2 ये हो गए, 7 2 ये हो गए, और इसके अलावा एस पे 3 हो गए, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, और आई पे 2 हो गए, इंडिया और इंडोनेशिया। 1998 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद G8 कहा जाने लगा। हालांकि 2014 में क्रीमिया पर 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को इस समूह से बाहर कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप ये G7 कहा जाने लगा फिर से। हालांकि यूरोपियन संघ G7 का सदस्य नहीं है, परंतु इसके वार्षिक शिखर सम्मेलनों में भाग लेता है। G7 की उपलब्धियां, इस समूह ने 2002 में मलेरिया और एड्स की रोकथाम के लिए वैश्विक कोष स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी G7 ने। इसके अलावा G7 के वित्त मंत्रियों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कम से कम 15% वैश्विक न्यूनतम कर लागू करने की एक सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा इसके सदस्यों ने 2015 में ग्लोबल अपोलो कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की सहायता से जलवायु परिवर्तन निपटाना है। G7 से जुड़े आंकड़ों पर एक नज़र डालें तो देखिए 25% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में G7 देशों की हिस्सेदारी है। 46% सकल घरेलू उत्पाद में G7 देशों की हिस्सेदारी है। 1/10 वैश्विक आबादी का 1/10 हिस्सा G7 देशों में निवास करता है। 1/10 हिस्सा होने के बावजूद 25% कार्बन उत्पादन में G7 देश का हिस्सा है, और 46% सकल घरेलू उत्पाद यानी कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को क्या कह देंगे? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वर्ल्ड ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि तो वर्ल्ड GDP में G7 देशों की हिस्सेदारी 46% है। ठीक है, वर्ल्ड GDP में 46% हिस्सेदारी है G7 देशों की। 25% कार्बन उत्पादन में 1/10 जो है आबादी निवास करती है। अन्य संबंधित तथ्य देखें तो ध्यान दीजिएगा कि भारत को ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील आदि देशों के साथ मिलकर शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने 10 सूत्री कार्य योजना प्रस्तुत की। यह कार्य योजना खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, विकास संबंधी मुद्दों से निपटने और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में आ रही बाधाओं जैसे वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ठीक है, 10 सूत्री कार्य योजना प्रस्तुत करती हैं। शिखर सम्मेलन में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील आदि देशों के साथ मिलकर शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने 10 सूत्री कार्यक्रम की योजना प्रस्तुत की। 10 सूत्री में पहला है एक समावेशी खाद्य प्रणाली का निर्माण करना जो सर्वाधिक सुभेद्य लोगों की सुरक्षा करे। दूसरा, वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला का गैर राजनीतिकरण करना। इसके अलावा उर्वरकों का एक वैकल्पिक मॉडल विकसित करना। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भोजन की बर्बादी को रोकना। इसके अलावा ग्लोबल साउथ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विकास मॉडल अपना, समग्र स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, मोटे अनाज को शामिल करना, लचीली स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का विकास करना, डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को बढ़ावा देना, डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना, ये उद्देश्य इसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी की चीज़ें संक्षिप्त सुर्खियाँ वगैरह जो हैं हम बाद में समझेंगे, और 2-4 पॉइंट बच रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर इसके बाद हम आगे आने वाले पॉइंट में पश्चिमी एशिया को आगे समझेंगे और ADB इंडिया भी आगे समझेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें बच रही मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा।
अब देखिए शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो आर्थिक लचीलापन और आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक दबाव से निपटने के लिए एक समन्वय मंच स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई। यह मंच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में व्यापार तथा आर्थिक निर्भरता को रणनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करने से किसी भी प्रयास से निपटेगा। सदस्य व सम्मेलन में सदस्य देशों ने चीन के साथ वाणिज्यिक संबंधों को जोखिम मुक्त करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के मानक भी इससे स्थापित होंगे। विश्वसनीय AI के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीक मानकों का विकास करने और उन्हें अपनाने हेतु योजना तैयार करने पर सहमति व्यक्त की गई है। इसके अलावा जलवायु और ऊर्जा, सदस्यों ने 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन को लेकर के ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने G7 स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था कार्य योजना 21 अर्थव्यवस्था कार्य योजना का समर्थन किया है। G7 स्वच्छ ऊर्जा कार्यस्थल योजना का मतलब है कि G7 क्लीन एनर्जी इकोनॉमी एक्शन प्लान का समर्थन किया। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यापार नीतियां नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुंचने में भूमिका निभाएगी। इसके अलावा वैश्विक खाद्य सुरक्षा में लचीली वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए हिरोशिमा एक्शन स्टेटमेंट जारी किया गया है। यह एक्शन स्टेटमेंट का उद्देश्य वैश्विक खाद्य संकट का समाधान करना और साथ ही अधिक लचीली, संधारणीय और समावेशी खाद्य प्रणाली का विकास करना है। वर्तमान भू राजनीति में G7 की प्रासंगिकता। आर्थिक शक्ति। इन देशों में सामूहिक आर्थिक शक्ति उन्हें वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने, वित्तीय विनियमों का समन्वय करने तथा आर्थिक चुनौतियों जैसे व्यापार असंतुलन, मुद्रा स्थिरता, वित्तीय संकट आदि में निपटने में सक्षम बनाती हैं। इसके अलावा राजनीतिक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इनका राजनीतिक प्रभाव अलग अलग मामलों जैसे युद्ध या संघर्षों, परमाणु प्रसार आदि में वैश्विक एजेंडा को आकार देने में मदद करता है। इसके अलावा प्रतीकात्मक महत्व। G7 में ऐसे प्रभावशाली लोकतंत्रों को एक चुनिंदा समूह का प्रतिनिधित्व करता है। G7 क्या प्रभावी लोकतंत्रों के एक ऐसे चुनिंदा समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिनका साझा मूल्य और हित हैं। वैश्विक गवर्नेंस के लिए उदाहरण, इसमें वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। G7 ज़्यादा प्रभावी क्यों नहीं है? सीमित प्रतिनिधित्व और प्रमुख देशों का सदस्य नहीं होना इसमें इसकी प्रभाविता को कम करता है। संगठन में सीमित प्रतिनिधित्व की ये कहकर आलोचना की जाती है कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य की विविधता को पर्याप्त रूप से समावेशित नहीं किया गया है। कई विशेषज्ञों के तर्क हैं चीन, भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक गवर्नेंस और निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इसके अलावा हितों में तालमेल नहीं है। G7 देशों में वैश्विक मुद्दों के प्रति अलग अलग राष्ट्रीय हित और नीतिगत प्राथमिकताएं और दृष्टिकोण होते हैं। इससे असहमतियों को बढ़ावा मिल सकता है और एक संयुक्त मोर्चा बनाने में भी उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति में वैश्विक स्थिति में बदलाव की क्या बातें होती हैं? G20 जैसे वैकल्पिक मंचों को उद्योग को बदलती वैश्विक व्यवस्था से निपटने के लिए प्रतिक्रिया माना जा रहा है। प्रतिबद्धताओं का कार्यान्वयन मतलब सहमत नीतियों का कार्यान्वयन घरेलू राजनीतिक विचारों और अलग अलग प्राथमिकताओं और वैश्विक चुनौतियों की जटिल प्रवृत्ति से बाधित होता है। अब हम समझते हैं भारत और G7 का विस्तार। G7 के विस्तार के समय ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य संभावित देशों के साथ भारत भी इसका सदस्य बन सकता है। ग्लोबल साउथ क्या है? भारत इस वर्ष B20 का अध्यक्ष है और G7 अर्थव्यवस्थाओं और ग्लोबल साउथ के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। चीन को प्रतिसंतुलित करना। चीन की बढ़ती आक्रामकता G7 शिखर सम्मेलनों में चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। G7 के साथ अच्छे संबंध वैश्विक स्तर पर भारत के विचारों को आगे बढ़ाएंगे और इससे USA जैसे फ्रांस जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। चिंताएं क्या है? ये तो है अवसरों की बात। चिंताएं हमारे सामने ये हैं कि विचारों में मतभेद। G7 के सदस्य देशों में यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस के खिलाफ आवाज़ उठाई है। हालांकि भारत का इसका रुख कूटनीतिक रहा है। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन WTO ने G7 के अधिकार देश विरोधी
अधिकतर देश विरोधी विचारधारा वाले हैं। WTO में G7 के अधिकतर देश विरोधी भावना, उदाहरण के लिए वे खाद्य सब्सिडी का विरोध कर रहे हैं, भारत खाद्य सब्सिडी का पक्ष धर रहा है। इसके अलावा प्रतिबद्धता देखें तो ये भी एक समस्या है। वैश्विक संरचना और निवेश के लिए साझेदारी जैसी पहल को अक्षरशः लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा सुधार करने की अनिच्छा है। G7 आधुनिक भू राजनीतिक वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखता, जिससे वैश्विक संस्थानों और समूहों में सुधार हेतु प्रभावी उपाय नहीं हो पा रहे हैं। निष्कर्ष ये है कि G7 वैश्विक बहुपक्षीय संगठनों जैसे विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक आदि के साथ महत्वपूर्ण समूहों में एक है। G7 के साथ घनिष्ठ सहयोग भारत के लिए फायदेमंद होगा। साथ ही वैश्विक आर्थिक मंच में सुधार करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने, हरित समृद्धि को बढ़ावा देने, भविष्य में महामारियों से दुनिया को सुरक्षित करने और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को ठोस परिणामों में परिवर्तित करने में भारत की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी होगी। 2.5 है ADB इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2023 से 2027 23 से 27। ADB इंडिया कंट्री इंडिया ADB एंड इंडिया ये मतलब है कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2023 से 27। इसको हम आगे समझेंगे। इसके अतिरिक्त हम समझेंगे पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया, और फिर इसके बाद हम भारत और प्रशांत द्वीपीय देश, पैसिफिक आइसलैंड कंट्रीज। इसके अतिरिक्त हम समझेंगे संक्षिप्त सुर्खियाँ। फिर उसमें संक्षिप्त सुर्खियों में पहले समझेंगे भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA, ठीक है। इसके अतिरिक्त दूसरी है नाटो, तीसरी है इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। इसके अलावा एडवांस नोटिस, अग्रिम नोटिस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बिजनेस रेडी। इसके अतिरिक्त एशिया प्रशांत जलवायु के अभिनव वित्त सुविधा। इसके अलावा विश्व बैंक का अध्यक्ष, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंस। इसके अलावा वॉशिंगटन घोषणा पत्र। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। इसके अलावा छठा अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन। इसके अलावा सिल्क वर्म ईटिंग स्ट्रेटजी। इनको पढ़ेंगे। फिर हम अर्थव्यवस्था पे आ जाएंगे। तो ये हैं IR के मुद्दे।